रियांश उसे घूरकर देखने लगा और बोला, कहाँ जा रही थी? फिर थोड़ा चिढ़ते हुए, तुम एक जगह पर टिक नहीं सकती ना? बार बार इधर से उधर फुदकते रहना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। परिधि अपने सामने खड़े लड़के को हैरानी और कंफ्यूजन में देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रियांश आखिर कह क्या रहा था। उसे तो बस अपनी बॉडी आग में झुलसती हुई महसूस हो रही थी। इसीलिए वो वॉशरूम जाना चाहती थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो वॉशरूम नहीं बल्कि डोर की तरफ जा रही थी। रियांश अपनी बात कंटिन्यू करते हुए गुस्से से आगे बोला, अगर तुम्हें किसी गार्ड ने इस तरह इनवियर और जीन्स में देख लिया होता तो? माना कि नशे में चूर हो, लेकिन जब मैं तुम्हें सोफे पर बिठाकर गया था तो एक जगह पर बैठी नहीं रह सकती थी क्या? रियांश ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, जिस पर परिधि के आंखों में आंसू आ गए और वो जोर जोर से रोते हुए शिकायत करते हुए बोली, तुम मुझ पर ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने क्या किया है जो तुम मुझे ऐसे डांट रहे हो? बोलते हुए वो और जोर जोर से रोने लगी। वहीं रियांश सदमे में उसे देख रहा था। मतलब हद है, उसने उसे इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, फिर भी ये लड़की उससे पूछ रही है। नहीं नहीं नहीं, बल्कि शिकायत कर रही है कि को उस पर क्यों चिल्ला रहा है, उसे डांट रहा है। मतलब गलती भी खुद करो और खुद ही उस चीज की विक्टिम बन जाओ। लेकिन चलो, इसे बातों में उलझाते हुए एंटीडोट तो दे दिया, अब कम से कम ये मेरा सर तो नहीं खाएगी। रियांश अपने मन में सोचते हुए राहत की सांस लेता है और परिधि को चुप कराने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके सर को सहलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं डांटना चाहिए था, अब चुप हो जाओ प्लीज। रियांश उसे शांत करा रहा था, जिससे परिधि भी रोना बंद कर देती है, लेकिन वो अभी भी सिसक रही थी। रियांश को उसकी बड़ी काफी गर्म महसूस हो रही थी और वो जानता था कि इंजेक्शन का असर होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, तब तक उसे परिधि को कंफर्टेबल फील करना होगा। उसने अंदाजा लगा लिया था कि परिधि को ड्रग का हाई डोज नहीं दिया गया होगा, वरना वो अभी तक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। लेकिन वो अभी भी तक उस स्टेज तक नहीं पहुंची थी कि उसे उसके साथ फिजिकल होना पड़े, जिसका मतलब साफ था कि उसे हाई डोज नहीं दिया गया था। लेकिन परिधि के कंपैरिजन में शालू को ड्रग्स का हाई डोज दिया गया था, जिससे उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई थी। रियांश ने परिधि को अपनी बाहों में उठा लिया और वो उसे वॉशरूम में ले जाकर शावरों करके उसके नीचे उसे खड़ा कर देता है। अचानक ही उन पर ठंडा पानी गिरने लगता है, जिससे परिधि अंदर तक कांप जाती है और रियांश को कसकर गले से लगा लेती है। रियांश भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो उसे इस हाल में यहाँ वॉशरूम में अकेला छोड़ने जा कोई रिस्क नहीं ले सकता था। पता नहीं ये लड़की अपनी नादानी में क्या कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं। रियांश परिधि को लेकर वहां तब तक खड़ा रहा जब तक कि परिधि पर उस इंजेक्शन का असर नहीं हुआ और वो रियांश की बाहों में बेहोश हो गई। जब रियांश ने ये नोटिस किया तो वो परिधि को उठाकर वापस अपने कमरे में आ गया और उसे सोफे पर बिठाकर एक टॉवल और बाथरोब लेकर उसके पास आया। उसने सबसे पहले टॉवल से परिधि के काले लंबे घने कली वालों को पोंछा, फिर अपनी आंखें बंद करके परिधि के एक एक कपड़े को उसकी बॉडी से अलग करने लगा। ये करते वक्त रियांश जा दिल किसी रोलर कोस्टर की रफ्तार से भी तेज चल रहा था। उसने जैसे तैसे करके परिधि के गीले कपड़े निकालकर उसे बाथरूम पहना दिया और तब जाकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रियांश ने एक नजर परिधि के चेहरे पर डाली, फिर उसे देख हल्का सा मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर टेक लगाकर बिठा दिया और जल्दी से जाकर ड्रेसिंग टेबल से हेयर ड्रायर लेकर आया और परिधि को सहारा देते हुए उसके बालों को सुखाने लगा ताकि परिधि को ठंड ना लग जाए। थोड़ी देर बाद रियांश ने उस हेयर ड्रायर को वापस उसकी जगह पर रख दिया और जाकर खुद के गीले कपड़े चेंज करने लगा। जब वो वापस रूम में आता तो उसने सिर्फ एक ट्राउजर पहना हुआ था और अपनी आदत के चलते उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। वो शर्टलेस होकर परिधि के पास बेड पर लेट गया। परिधि का खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने था। रियांश ने उसकी ओर करवट ली और कुछ देर ऐसे ही उसके चेहरे को निहारने लगा, फिर धीरे से अपना हाथ उसके गाल पर रखकर उसे सहलाते हुए अपनी सनक भरी आवाज में बोला, तुम्हें पता है अगर मैं चाहता तो तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठा सकता था। जो करना चाहता वो तुम्हारे साथ कर सकता था।
और तुम मुझे रोकती भी नहीं बिकॉज तुम्हें ड्रग्स ही कुछ ऐसी दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने तुम्हारे ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपना तो बनना चाहता हूँ, लेकिन तब जब तुम पूरे होशो हवास में हो और तब तुम मुझे और मेरे प्यार को अपने अंदर महसूस कर पाओ। लेकिन अगर ऐसे नशे में मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया होता तो क्या तुम हमारे इन स्पेशल मोमेंट्स को अपने इस छोटे से दिमाग में याद रख पाती? बस इसीलिए मुझे आज रात तुमसे दूरी रखनी पड़ रही है। बट डोंट वरी जान, मैं तुम्हें जल्द ही अपना बना लूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। फिर तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें अपने आप से दूर जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। कहते हुए रियांश के आंखों में एक अलग सा ही जुनून नजर आ रहा था। वो फिलहाल किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। रियांश ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर परिधि की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसके छोटे से चेहरे को अपनी चेस्ट पर रख उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे सहलाने लगा। परिधि बस थोड़ा सा कसमसाई और रियांश के सीने में थोड़ा और दुबकर किसी छोटे बच्चे की तरह उसे पकड़कर सो गई। रियांश ने उन दोनों के ऊपर कंबल डाला और उसने भी उसे अपनी आगोश में ले लिया और अपनी आंखें बंद करके सो गया। अगली सुबह राका के विला में राका अपने बेड पर पेट के बल लेटकर सो रहा था और उसका एक हाथ शालू के पेट पर अपनी पकड़ बनाए हुए था। उन दोनों के ही ऊपर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था और वो दोनों सिर्फ एक कंबल उड़े हुए थे। खिड़की से आ रही हल्की हल्की धूप जब शालू पर पड़ी तो उसने कसमसाते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे खोलनी शुरू की। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें सबसे पहले सीलिंग पर चली गई, जो काफी मॉडर्न तरह से डिजाइन किया गया था। फिर शालू ने कमरे के चारों ओर देखा। वो अपने आसपास की चीजें समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे अपने पेट पर कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने तब जाकर अपने आप को देखा जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसकी बॉडी पर जगह जगह बाइट के लाल पर्पल निशान नजर आ रहे थे और उसकी पूरी बॉडी दर्द के मारे टूट रही थी, जो कल रात की सारी कहानी बयां कर रहे थे। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन उसे उस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो डर, घबराहट, शर्म, गुस्से के मिले झूले एक्सप्रेशन के साथ अपनी बाजू की और नजरें की जहां राका औंधे मुंह सो रहा था। उसका चेहरा दूसरी ओर होने की वजह से शालू उसे नहीं देख पा रही थी। शालू को अपनी हालत देख राका पर इतना गुस्सा आया कि वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठी और उसने अपनी पूरी ताकत से उसे एक जोरदार लात मारी। राका बहुत गहरी नींद में था और वो शालू के इस अटैक के लिए तैयार नहीं था, जिससे वो एक जोरदार आवाज के साथ सीधा जाकर जमीन पर गिर पड़ा। आह! राका अपनी कमर पकड़कर दर्द से कराहते हुए बोला, आह! किसकी मौत आई है जो मुझे मारने की हिम्मत की? वो इसके आगे और कुछ बोल पर उससे पहले ही उसके मुंह पर एक तकिया आकर लगा। उसके बाद दूसरा तकिया भी उसके मुंह पर लगा। राका फिर से चिल्लाने वाला था कि उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फायदा उठाने की? मेरे नशे में होने के कारण मुझसे जबरदस्ती फिजिकल होने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बोलते हुए शालू गुस्से में एक के बाद एक तकिए को राका के मुंह पर मार रही थी। उसके मन में जो आ रहा था वो उसे कह जा रही थी। जब उसकी बातें राका के बर्दाश्त से बाहर चली गई तो उसने तुरंत शालू के द्वारा फेंके गए तकिए को कैच कर लिया और गुस्से से अपनी जगह से खड़े होकर अपने टॉवल को ठीक से अपने कमर पर फिर से बंधा और बेड की तरफ मुड़कर शालू को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। उसकी ऐसी नजरों को खुद के ऊपर पाकर शालू को अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन सी महसूस हुई। उसकी डर के मारे हालत खराब हो रही थी। पता नहीं उस पर सुबह सुबह कौन सा भूत सवार हो गया था कि उसने इस राक्षस के अंदर के जानवर को जगा दिया, जो अब गुस्से से उस पर बरसने वाला था। शालू को उन आदमियों के साथ क्या हुआ वो थोड़ा बहुत याद था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। राका बेड के पास आया और कंबल को कसकर पकड़े हुए अपने आप को ढकती शालू को देखा और उसकी चीन को बड़ी बेरहमी से पकड़कर ऊपर की ओर किया और उसके चेहरे को अपने चेहरे के जरी लाकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, कल रात हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती थी। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि समझाया भी था कि अगर एक बार हम दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो गए तो तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैंने कभी किसी हुई लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया।
लेकिन तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए हम दोनों का फिजिकल होना जरूरी था, जिसके लिए तुमने ही पहल की थी और मैं तुम्हारी मर्जी लेकर ही आगे बढ़ा था। तो अब तुम इसका सारा दोष मुझ पर कैसे मढ़ सकती हो? ये जो कुछ भी हुआ था वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी हम दोनों को लेनी होगी। इसीलिए अब से, बल्कि अभी उसी वक्त से तुम मेरी हुई। अब से तुम्हें मेरे साथ इसी घर में रहना होगा। फिर थोड़ा शालू से दूर होकर आगे बोला, मैं जल्द से जल्द हमारी शादी रजिस्टर करवा दूंगा। उसके बाद से तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए राका ने कंबल सहित शालू को अपनी बाहों में उठा लिया और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। वहीं शालू तो बस सदमे में उसे एक टक देखे जा रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या से क्या हो गया। वहीं रियांश के विला में परिधि की जब आंख खुली तो उसने अपना हाथ अपने बेड पर इधर से उधर घुमाया, जैसे वो कुछ टटोलने की कोशिश कर रही हो। जब उसे अपनी वो सॉफ्ट चीज नहीं मिली तो वो अपनी आंखें छोटे बच्चे की तरह मलते हुए उठकर बेड पर बैठ गई और बिना अपनी आंखें खोले बच्चों की तरह शिकायत करते हुए बोली, सौंदर्य दी, मेरा हैंडसम टेडी बियर कहाँ है? दरअसल सबके सामने परिधि सौंदर्य परी को उनके उस नाम से नहीं बुला सकती थी, इसीलिए वो उसे सौंदर्य दी ही बुलाती थी। और धीरे धीरे परिधि को सौंदर्य परी को ऐसे बुलाने की आदत पड़ गई और तब से वो सिर्फ बाहर सबके सामने ही नहीं बल्कि अकेले में भी वो सौंदर्य परी को दी बुलाती थी। और परिधि को अभी भी यही लग रहा था कि वो अपने होटल के कमरे में है। उसे को क्या हुआ, वो अभी कहाँ है? उसे कुछ नहीं पता था। उसे तो बस अपना सर दर्द कर रहा था, उसी का एहसास था। वो अब अपना सर पकड़कर बैठी थी। उसने एक और बार सौंदर्य परी को आवाज लगाते हुए कहा, दी, आप कहाँ हो? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसका इतना कहना था कि उसे अपने कानों में एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, जो काफी रोबीली थी। तुम्हारे साइड टेबल पर नींबू पानी पड़ा है, पिलो बेटर फिल करोगी? उद्धरण चिन्ह। परिधि ने जब अपने कमरे में किसी लड़के की आवाज सुनी तो वो कुछ सेकंड के लिए तो सदमे में ही चली गई। भला उनके कमरे में किसी लड़के की आवाज ये कैसे पॉसिबल है? परिधि ये सोचते हुए धीरे धीरे अपना सर ऊपर की ओर उठाती है तो उसकी नजरें सीधे अपने सामने के सोफे पर किसी किंग की तरह बैठे रियांश पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जो अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा कर बैठा था, जिसकी हल्की नीली आंखें बस उसे ही एक टक घुरे जा रही थी। उसका इतना हैंडसम और चार्मिंग चेहरा था जिसे देख लड़कियां तो मानो पागल ही हो जाती। लेकिन वहां कोई लड़कियां तो नहीं, पर हाँ परिधि जरूर थी, जो शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए उसे आंखें फाड़े देखे जा रही थी, जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो। तभी उसके कानों में फिर से रियांश की अट्रैक्टिव वॉइस पड़ी और वो अपनी असल दुनिया में वापस आ गई। और उसकी बात सुनकर तो जैसे वो सदमे में ही चली गई। तुम्हारे साइड टेबल पर नींबू पानी पड़ा है, पिलो बेटर फिल करोगी? उद्धरण चिन्ह। परिधि ने जब अपने कमरे में किसी लड़के की आवाज सुनी तो वो कुछ सेकंड के लिए तो सदमे में ही चली गई। भला उनके कमरे में किसी लड़के की आवाज ये कैसे पॉसिबल है? परिधि ये सोचते हुए धीरे धीरे अपना सर ऊपर की ओर उठाती है तो उसकी नजरें सीधे अपने सामने के सोफे पर किसी किंग की तरह बैठे रियांश पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जो अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा कर बैठा था, जिसकी हल्की नीली आंखें बस उसे ही एक टक घुरे जा रही थी। उसका इतना हैंडसम और चार्मिंग चेहरा और पर्सनैलिटी थी जिसे देख लड़कियां तो मानो पागल ही हो जाती। लेकिन वहां कोई लड़कियां तो नहीं, पर हाँ परिधि जरूर थी, जो शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए उसे आंखें फाड़े देखे जा रही थी, जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो। तभी उसके कानों में फिर से रियांश की अट्रैक्टिव वॉइस पड़ी और वो अपनी असल दुनिया में वापस आ गई। और उसकी आगे की बात सुनकर तो वो जैसे सदमे में ही चली गई। रियांश बोला, क्या हुआ? मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो? उद्धरण चिन्ह। रियांश के ऐसे बोलने से परिधि सकपका गई और हड़बाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। उसने बस इतना ही बोला था कि अचानक उसे अपनी सौंदर्य परी का ख्याल आया। इससे पहले कि वो रियांश से कुछ पूछती कि तभी उसे कुछ याद आया और उसका सर दर्द और बढ़ गया, जिससे उसने अपना सर पकड़ लिया और पास ही में रखे नींबू पानी के ग्लास को उठाकर उसे एक ही सांस में पी लिया। उसे पीने के बाद उसने अपने सर को थोड़ा रब किया, फिर याद करने की कोशिश करने लगी कि कल क्या हुआ था।
कुछ देर यूं ही सोचते रहने पर धीरे धीरे उसे कुछ कुछ चीजें याद आने लगी कि कैसे वो, सौंदर्य परी और शालू वो तीनों मिलकर शॉपिंग करने गए थे, और उसके बाद कैसे शालू और वो किडनैप हो गए और उन लोगों ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। वो सब उसे याद आने लगा, लेकिन सिर्फ यही तक चीजें याद थी कि कोई उन्हें उन गुंडों से बचाने आया था। उसके बाद क्या हुआ, वो यहाँ कैसे पहुंची, और शालू कहाँ है, उसे उनमें से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। कुछ भी ठीक से याद ना आने पर उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को पकड़ लिया। रियांश, जो कब से अपनी जगह पर बैठकर अपने कोल्ड एक्सप्रेशन लिए उसके बनते बिगड़ते चेहरे के एक्सप्रेशन को चुपचाप देखे जा रहा था, लेकिन जब उसने परिधि को अपने ही बालों को नोचते हुए देखा तो उसे गुस्सा आने लगा और वो अपनी जगह पर से खड़े होकर परिधि के पास गया और धीरे से लेकिन गुस्से में बोला, ये क्या कर रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। रियांश की धीमी लेकिन डरावनी आवाज सुन परिधि डर गई और उसने अपना सर ऊपर उठाकर अपने सामने खड़े इंसानी रूपी राक्षस को देखा, जिसका चेहरे हमेशा एक्सप्रेशन लेस या तो कोल्ड ही नजर आता था। उसे कोल्डली अपनी तरफ देख परिधि अंदर तक कांप गई। उसने अपने आप को संभाला और सौंदर्य परी और शालू के लिए थोड़ी हिम्मत करके बोली, शालू कहाँ है? और आप कौन है? मुझे अपनी दी और शालू के पास जाना है। बोलते वक्त परिधि रुआंसी हो गई थी। उसे रियांश को देखकर डर लग रहा था। वो जितना हैंडसम था उतना ही डेंजरस भी नजर आ रहा था। रियांश उसे घूरकर देखते हुए उसकी ओर थोड़ा सा झुका और अपनी कोल्ड वॉइस में एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो। अब से तुम यहीं रहोगी मेरे साथ इसी घर में। और रही बात तुम्हारी सौंदर्य दी और शालू की, तो वो दोनों बिल्कुल ठीक है, तो तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अब से सिर्फ मेरी ही परवाह करनी है, किसी और की नहीं। बोलते हुए रियांश ने उसकी छीन को पकड़ लिया और सनक भरी आवाज में आगे बोला, क्योंकि अब से तुम सिर्फ मेरी हो। तुम पर, तुम्हारे दिल और दिमाग पर, तुम्हारी परवाह पर, तुम्हारे प्यार पर, तुम्हारे गुस्से पर, तुम्हारी हंसी पर, तुम्हारे इन आंखों से बहते हुए एक एक आंसू पर, तुम्हारी हर एक चीज पर, यहाँ तक कि तुम्हारी रूह तक पर भी अब से सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये बात तुम अपने इस छोटे से दिमाग अच्छे से बिठा लो, क्योंकि अब से तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें रहना तो मेरे साथ ही है, चाहे प्यार से रहो या फिर मुझे तुम्हें जबरदस्ती यहाँ रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रियांश ने परिधि की छीन को छोड़ दिया और ड्रॉर में से कुछ पेपर्स निकाले और उन्हें परिधि के सामने कर दिया। इन पर साइन करो, रियांश ने कहा, लेकिन परिधि कहाँ उसकी कोई भी बात सुन रही थी। उसका तो रियांश की पागलपन से भरी बातें सुनकर दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक ही हो गया था। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई सदमा ही लग गया हो और जिसे अपने आसपास हो रही चीजों का कोई एहसास ही ना हो रहा हो। रियांश ने जब देखा कि परिधि पेपर्स साइन नहीं कर रही है और अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, तो उसे गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए बोला, मेरे पास पूरा दिन नहीं है जो मैं इन पेपर्स को लेकर तुम्हारे सर पर मंडराता रहूंगा। जल्दी से इन पेपर्स साइन करो, मुझे और भी काम है। उद्धरण चिन्ह। रियांश की गुस्से से भरी आवाज सुन परिधि अपनी सोच से बाहर आई और उन पेपर्स को देखते हुए रियांश की और कंफ्यूजन में देखा, जैसे कि पूछना चाहती हो कि इसमें क्या है, ये कौन से कागज के टुकड़े हैं और मुझे इन्हें क्यों साइन करना होगा। उद्धरण चिन्ह। रियांश ने जैसे उसके मन में उठ रहे सवालों को समझ लिया हो, इस तरह वो उसके सवाल का जवाब देते हुए बोला, ये हमारे मैरिज रजिस्ट्रेशन के पेपर्स है, जिसमें मैंने पहले ही साइन कर लिया है। बस तुम्हारा उन पेपर्स पर साइन करना बाकी है। उद्धरण चिन्ह। रियांश की बात सुनकर भी परिधि के पल्ले कुछ नहीं पड़ा और वो अपना सर खुजलाने लगी। वो रियांश की ओर सवालिया नजरों से देखते हुए मासूमियत से बोली, ये मैरिज रजिस्ट्रेशन क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। परिधि का सवाल सुन रियांश शॉक्ड रह गया। क्या इसे सच में कुछ पता नहीं है या फिर ये मुझसे शादी से बचने के लिए ये सब कह रही है? रियांश ने सोचा। उसने अपने मन की बात मन में ही रहने दी और इस बारे में बाद में परिधि से वो बात कर लेगा। ये सोच वो बोला, वो सब मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, पहले इन पर साइन करो। उद्धरण चिन्ह। परिधि ने सोचा, इसमें बस अपना नाम ही तो लिखना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और अगर मैंने इस राक्षस की बात नहीं मानी और ये और भी गुस्सा हो गया तो ये मुझे कच्चा ही खा जाएगा।
मुझे इतनी जल्दी भगवान जी के पास नहीं जाना। मुझे तो अभी इस दुनिया में बहुत कुछ देखना है, चॉकलेट, बर्फी, केक, आइसक्रीम और भी बहुत सी चीजें खानी है। अच्छे से अपनी जिंदगी जीनी है, उसे एंजॉय करना है। अगर इतनी जल्दी में भगवान जी को प्यारी हो गई तो मेरे सपने तो सपने ही बनकर रह जाएंगे। नहीं नहीं, एक काम करती हूँ, अभी इन पर साइन कर देती हूँ, फिर मौका देखते ही यहाँ से भाग जाऊंगी। फिर तो मैं इस जल्लाद के हाथ कभी नहीं आऊंगी। ये सब सोचते हुए उसने उन पेपर्स पर साइन कर दिए। उसने उनमें क्या लिखा था उसे पढ़ने की बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाई और बिना सोचे समझे उस पर साइन कर दिया और उन्हें रियंश को सौंप दिया। सौंदर्य परी ने परिधि को काफी बुक्स पढ़ने को दी थी, जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस की भी बुक्स थी, जिन्हें परिधि ने बस उन पर अपना हाथ रखकर ही उन्हें पढ़ और समझ लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी मैडम ने रियंश के दिए हुए पेपर्स पर एक नज़र डालने का भी कष्ट नहीं उठाया, जिसका नतीजा उसे अब रियांश को पूरी जिंदगी झेलना था। और वो इन सब बातों से बेखबर यहाँ से कैसे भागा जाए उसके बारे में सोच रही थी। रियांश ने उन पेपर्स पर अपनी एक सरसरी नज़र डाली और परिधि की तरफ देखते हुए उसके फोरहेड पर किस कर दिया और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम रास्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो बाहर चला गया। लेकिन परिधि तो उसे हैरान नजरों से जाता हुआ देखती ही रह गई। वहीं राका के विला में राका शालू को लेकर वॉशरूम में गया और बाथटब में उसे बिठाते हुए उसका कंबल हटाने लगा, जिसे देख शालू घबरा गई और अपनी घबराई हुई आवाज में अटकते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, अगर तुमने फिर से मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी करने की हिम्मत की ना तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। फिर पुलिस जब तुम्हें लेकर जाएगी और उनके 4 डंडे पड़ेंगे ना तो अपने आप ही तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। शालू ने ये सब बहुत इनोसेंटली कहा था, जिसे देख राका को उसकी ये क्यूट धमकी बड़ी अच्छी लग रही थी। तो वो उसे और चिढ़ाने के इरादे से शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, ओ रियली, तो तुम मुझे यानी कि अपने होने वाले पति परमेश्वर को जेल की सैर करवाने के सपने देख रही हो, वो भी दिन में? खुली आंखों से बोलते हुए वो हंसा और फिर आगे बोला, तो ठीक, जिसे फोन करना है कर लेना, क्योंकि यहाँ की पुलिस तो क्या, यहाँ का डीएसपी या कमिश्नर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा सकता। और रही बात तुम्हारा कंबल हटाने की, तो जब तक मैं उसे हटाऊंगा नहीं तो कैसे तुम्हारी नहाने में हेल्प कर पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगी। तुम जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जा रहा। आई नो कि तुम्हें अपनी बॉडी में बहुत पेन हो रहा होगा, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, इसलिए ये आम बात है। लेकिन तुम्हें दर्द तो हो रहा होगा, फिर भी तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे अपनी हेल्प करने दो। तुम इतने पैन में खुद से कुछ नहीं कर पाओगी, राका ने शालू से बड़े प्यार से कहा। शालू को उसकी आंखों में ईमानदारी नजर आ रही थी। वो जानती थी कि राका सच में उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो थी तो एक लड़की ही, वो ऐसे कैसे किसी भी लड़के के सामने बिना कपड़ों के खड़ी रह सकती थी? उसे शर्म आना आम सी बात थी। उसे इस तरह झिझकते और शर्माते हुए देखकर राका उसे फिर से छेड़ते हुए बोला, तुम तो मुझसे ऐसे शर्मा रही हो जैसे कि मैं तुम्हें पहली बार बिना कपड़ों के देखने वाला हूँ। एक काम करते हैं, क्यों हम कल रात की यादें फिर से ताज़ा कर दे? फिर से हम दोनों, आई मीन तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। शालू अब बुरी तरह से चीड़ गई थी। एक तो उसकी बॉडी इतनी पेन कर रही थी, इस भेड़िए की आड़ में खड़े इंसान ने उसे लगभग सुबह के 4-4:30 बजे तक उसे परेशान किया था, और अब ये बेशरम इंसान फिर से उसके साथ फिजिकल होना चाहता था। कभी नहीं। वो इन सब ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब राका ने एक बटन प्रेस करके बाथटब में गुनगुना पानी भर दिया था और शालू के ऊपर से कंबल हटाकर उसे अपनी बाहों में उठकर उसे लेकर उस बड़े से बाथटब में आराम से बैठा गया। तब जाकर शालू होश में आई और अपने आप को राका की बाहों में इसे नेकेड देखकर शर्म और गुस्से से लाल हो गई। वो गुस्से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। अभी के अभी निकलो यहाँ से, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उद्धरण चिन्ह। मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे कभी छोड़ो, और तुम मुझे इतनी क्यों शर्मा रही हो?
ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें बिना कपड़ों के ऐसे पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। फिर मुझसे इतनी झिझक क्यों? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। सो जस्ट काम डाउन, राका ने शालू को प्यार से समझाते हुए कहा। लेकिन भला शालू कहाँ सुनने वाली थी। वो फिर भी उसे गुस्से में आकर कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, जो अब राका के बर्दाश्त से बाहर था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए गुस्से से कहा, इनफ। राका की इतनी ऊंची और गुस्से से भरी आवाज सुन शालू अंदर तक कांप उठी। राका आगे बोला, बस बहुत हो गया। कब से मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम्हें मानने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरे सर चढ़कर नाच रही हो। अगर अब तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी और निकाला तो मैं तुम्हें इसी बाथटब में डुबा दूंगा। फिर पानी में झटपट आती रहना। राका ने ये बात सिर्फ शालू को डराने के लिए नहीं थी, लेकिन शालू इससे बहुत डर गई थी। उसके बाद तो उसने अपनी आंखें उठाकर उस दिखने एक की हिम्मत नहीं की और चुपचाप एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बाथटब में बैठी रही। जब राका ने देखा कि उसकी दी हुई धमकी का असर शालू पर हो रहा है, तब जाकर उसे राहत मिली, वरना तो इस लड़की के साथ बहस करने के चक्कर में उन्हें दिन से दोपहर यही हो जाती। राका ने बहुत आराम से पहले शालू को नहलाया ताकि उसे ज्यादा दर्द ना हो और फिर खुद भी नहाकर एक बाथरोब पहनकर उसने शालू को भी एक बाथरोब पहनाया और उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम से बाहर अपने कमरे में ले आया। इस दौरान शालू ने एक बार भी नजर उठाकर राका को नहीं देखा। उसके गाल, कान, इनफैक्ट उसका पूरा चेहरा शर्म से इतना लाल और गर्म हो रखा था कि उसका मन कर रहा था कि काश ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसने कभी किसी लड़के को ढंग से देखने की भी जहमत नहीं उठाई थी, लेकिन यहाँ आज उसे कोई लड़का शावर दे रहा था, उसे अपनी बाहों में लेकर कमरे से लेकर वॉशरूम और वॉशरूम से लेकर वापस कमरे में ले जा रहा था। तो उसका शर्माना, घबराना नेचुरल सी बात थी। राका शालू को कमरे में लाकर वार्डरोब की ओर बढ़ जाता है और उसे अपनी ब्लैक शर्ट पहने को देकर वहां से बाहर चला जाता है। और बाहर आकर जब उसकी नजरें बेडशीट पर जाती है, जिस पर ब्लड स्टेन्स के निशान थे और बेड पर काफी सिलवटें आ चुकी थी, ये देख राका को शालू के लिए बुरा तो लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उस बात की खुशी भी थी कि वो पहला और आखिरी शख्स था जिसने शालू को छुआ था। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसने जल्दी से जाकर बेडशीट को बदल दिया और उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए। वहीं शालू ने भी राका की दी हुई शर्ट को पहन लिया। थोड़ी देर बाद राका ने शालू को आवाज लगाई, तुमने कपड़े चेंज कर लिए क्या? उद्धरण चिन्ह। राका के सवाल पर शालू जवाब देने के बजाय डोर ओपन करके बाहर आ जाती है। राका जो वार्डरोब के दरवाजे के बाहर अपनी पीठ टिकाए खड़ा था, जब वो डोर खुलने की आवाज सुन अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए पीछे की ओर देखता है और शालू को देखते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो लगभग नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन उसने जल्दी ही अपना बैलेंस संभाल लिया और अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। उसकी नजरें शालू पर से हट ही नहीं रही थी। वो देखे इतनी सेक्सी रही थी कि उसकी नजरें जैसे उस पर जाम सी गई थी। वो शर्ट शालू के लिए बहुत बड़ी थी और जो बमुश्किल से उसके थाई तक आती थी, जिस वजह से उसे बड़ा एम्बेरस फील कर रही थी। इसलिए वो नर्वसनेस में उस शर्ट को बार बार नीचे की ओर खींच रही थी। उसे इस तरह देख राका समझ गया कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। शायद उसके वहां होने की वजह से उसने उससे कुछ नहीं कहा और सीधा उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड की ओर बढ़ गया। शालू को आराम से बेड पर बिठाकर उसे वहीं उसका वेट करने का बोल कमरे से बाहर चला जाता है। शालू भी उसके डर की वजह से कुछ नहीं कहती और उसकी बात मानते हुए वहीं बैठी रहती है। राका वहां से चला जाता है। राका आधे घंटे बाद रूम में वापस आता है। उसके हाथों में 2 खाने की प्लेट्स थी। राका चलकर शालू के पास आया और खाने की प्लेट उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, चलो खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? उद्धरण चिन्ह। शालू वैसे तो उसे मना करना चाहती थी, लेकिन एक तो उसे राका के गुस्से से डर लग रहा था और ऊपर से उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था, तो उसे भी बहुत भूख लगी थी। इसीलिए उसने बिना कोई आनाकानी किए खाना शुरू कर दिया। राका ने एक नज़र शालू को देखा और फिर अपना खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद राका ने शालू को पेन किलर दी और उसे बेड पर लिटाकर उसे कंबल उड़ा दिया और अपना काम करने के लिए लैपटॉप लेकर जाकर सोफे पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। कभी कभार उसकी नज़र शालू के मासूम से चेहरे पर भी चली जाती, जो सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी।
वहीं रियांश के विला में रियांश ने उन पेपर्स को अपने एक आदमी को दे दिया और बाकी की फॉर्मेलिटी उसे पूरी करने को कहा दिया, वो भी बिना उसे डिस्टर्ब किए। फिर रियाश किचन से खाने की ट्रॉली और एक पेपर बैग लेकर अपने मास्टर बेडरूम में चला गया। खाने में शिमला के अलग अलग स्वादिष्ट डिशेस शामिल थी, जो उसने स्पेशली अपने सेफ से कहकर बनवाई थी। उसे लेकर वो परिधि के पास आया और उन दोनों ने मिलकर खाना खाया। वैसे भी परिधि तो थी ही फूडी, उसे अगर अच्छा खाना मिले तो वो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाती थी और उसका सारा कॉन्सेंट्रेशन अपने खाने में ही रहता था। खाना खाने के बाद रियांश ने अपना मुंह नेपकिन से पोंछते हुए परिधि से पूछा, डिड यू लाइक द फूड? उद्धरण चिन्ह, यस आई लाइक दिस फूड अ लॉट, परिधि ने खुश होकर कहा। उसे सच में खाना बहुत पसंद आया था। रियांश भी खुश था। उसे ऐसे खुश देखकर उसने उसे वो पेपर बैग दिखाया जिसमें उसके लिए कपड़े रखे थे और उसे अपना खाना खत्म करने के बाद फ्रेश होने को कहा दिया। परिधि ने भी खुशी खुशी उसकी बात मान ली। वैसे भी अभी उसका पूरा ध्यान तो अपनी आइसक्रीम पर था, जिस वजह से उसे ये भी ख्याल नहीं रहा कि उसने अभी अपने कल वाले कपड़े नहीं बल्कि सिर्फ एक बाथरोबे पहना हुआ था। परिधि अपने आइसक्रीम टब को खत्म करने में बिजी थी, तो वहीं रियांश के मन में अलग ही हलचल मची हुई थी। कुछ देर सोचने के बाद वो परिधि से डायरेक्ट बात करने का डिसीजन लेता है। वैसे तुम्हें सच में पता नहीं है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? रियांश ने सीरियस होकर पूछा। उसके दिमाग से परिधि की कही हुई बात निकल ही नहीं रही थी कि उसे मैरिज रजिस्ट्रेशन क्या होता है वो नहीं पता, क्योंकि परिधि को देखते हुए उसे ऐसा नहीं लगता कि वो एडल्ट ना हो। उसकी एज लगभग 18 से 20 के आसपास की तो लग रही थी। फिर उसे इन सब के बारे में कैसे नहीं पता? इसी बात पर रियांश बिलीव नहीं कर पा रहा था। परिधि जो कि आइसक्रीम खा रही थी, वो उसे ऐसे ही खाते हुए बोली, अगर मुझे पता होता तो मैं भला आपसे क्यों पूछती? मुझे नहीं पता कि उसे क्या कहते हैं और उसका क्या मतलब होता है। उद्धरण चिन्ह, परिधि के इस जवाब ने रियांश को स्पीचलेस कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उससे क्या बात करे। कहीं उसने किसी बच्ची से तो शादी नहीं कर ली ना? ये ख्याल मन में आते रियांश को तो मानो सांप सूंघ गया हो। उसने मन ही मन अपने आप को तसल्ली दी, लेकिन उसे कंफर्म तो करना था ही, सो उसने परिधि से पूछ ही लिया, वैसे तुम्हारी एज क्या है? उद्धरण चिन्ह, परिधि ने जब रियांश का सवाल सुना तो उसने अपने दूसरे हाथ की उंगलियां गिनते हुए बोली, मेरी एज 20 साल की है। इतना कहकर वो दोबारा से अपनी आइसक्रीम एंजॉय करने लगी। परिधि के जवाब से सेटिस्फाई होने के बाद कहीं जाकर रियांश ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसके मन में और कई तरह के ख्याल आने लगे थे। अगर परिधि 20 इयर्स की है, फिर भी उसे एक लड़के और लड़की के बीच के रिलेशन के बारे में कैसे कुछ नहीं पता? क्या परिधि के साथ कुछ प्रॉब्लम है, या फिर वो एज में तो बड़ी हो गई है लेकिन शायद दिमाग से अभी भी बच्ची है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल रियांश के मन में उठ रहे थे, जिनका जवाब सिर्फ परिधि ही दे सकती थी, क्योंकि राका की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग परिधि के बारे वो लोग ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाए थे। सिर्फ इतना कि वो यहाँ अपनी बहन सौंदर्य के साथ किसी होटल में रुकी थी और उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, और उनकी मुलाकात अचानक एक शालू नाम की लड़की से हुई जो कि एक अनाथ है और जॉब करती है। वो दोनों बहनें कहाँ से आई थी? उनकी फैमिली में कौन है, कहाँ है? उनमें से कुछ भी वो लोग पता नहीं लगा पाए, और जो रियांश को बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि उसकी टीम किसी है बारे में इंफॉर्मेशन ना निकाल पाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। रियांश ने परिधि और उसकी फैमिली के बारे में जानने के इरादे से उसे पूछने की कोशिश की, जिस पर परिधि ने बस उसे इतना बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो यहाँ अपनी दी सौंदर्य के साथ शिमला घूमने आई है। रियांश इसके आगे परिधि से और कुछ पूछ पाता उससे पहले ही परिधि ने अपने बेड के पास पड़े पेपर बैग को उठाया और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। राका के विला में राका का काम जब खत्म हो गया तो उसने शालू की ओर देखा, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गहरी नींद में सो रही हो। राका ने अपने लैपटॉप को साइड में रखा और उठकर शालू के पास गया। वो बेड के दूसरी तरफ बैठ गया और शालू को बड़े प्यार से देखने लगा। ऐसे ही देखते हुए उसने उसके चेहरे पर आ रही उसके बालों की लटों को उसके चेहरे से हटाया। कुछ देर ऐसे ही उसे देखने के बाद राका ने वहां से उठकर एक ड्रॉर के पास गया और वहां से फर्स्ट एड किट लेकर वापस शालू के पास आकर उसके सामने बैठ गया।
राका ने आहिस्ता से बिना शालू को नींद में डिस्टर्ब किए उसने उसके ऊपर से कंबल को हटाया और उसके पहने शर्ट के बटन खोलने लगा। जैसे ही उसकी नजरें शालू की बॉडी पर गई तो उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। नशे में शालू थी ना कि वो, लेकिन शालू की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी जानवर ने नोचा हो। उसकी बॉडी पर जगह जगह पर्पल कलर के निशान और लव बाइट्स के गहरे निशान नजर आ रहे थे। राका ने शालू को शावर देते समय बस एक सरसरी निगाह उसकी बॉडी पर डाली थी, लेकिन उसने उसे देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शालू को और शर्मिंदा महसूस हो। और इसीलिए अभी जब वो गहरी नींद में सो रही है तब वो उसके जख्मों पर दवाई लगा रहा है ताकि उसे कुछ पता ना चले। राका ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और शालू की बॉडी पर आहिस्ता आहिस्ता से ऑइंटमेंट लगाने लगा। इस दौरान उसने एक बार भी उसकी अट्रैक्टिव बॉडी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज उसका पूरा ध्यान तो शालू को उसके द्वारा दिए हुए जख्मों पर था। राका ने दवाई लगाने ये बाद वापस से शालू को उसकी शर्ट पहना दी और उसे कंबल भी उड़ा दिया, और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कुछ देर ऐसे ही उसे देखने के बाद बोला, आई एम रियली सॉरी, आई नो कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बट आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हें दुनिया जहां की खुशियां दूंगा, ताकि तुम हमारे बीच हुई कड़वी यादें हमेशा के लिए भूल जाओ। कहते हुए राका ने प्यार से शालू के फोरहेड पर किस करके बालकनी में चला गया और किसी को कॉल लगाया। गाइस आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।